हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा के विज्ञान का मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर न्यू सिलेबस की पेपर पैटर्न पर आधारित है तथा इस मॉडल पेपर में मैं आपको उन सभी जानकारियों को डिस्कस करने वाला हूं जो आपको पेपर देते समय याद रखने, तथा मैं ये भी बताने वाला हूँ कि किन क्वेश्चन को आप एमसीक्यू सीट पे करेंगे तथा किन क्वेश्चन को आप लिख के बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। तो चलिए चलते अपने बोर्ड पे, लेट्स बिगिन दी के अपने बोर्ड पे, और मैं आपको दिखाता हूं कक्षा 10 विज्ञान के अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर नए सिलेबस के पेपर पैटर्न पर आधारित है। इसमें आपको ये बताऊंगा कि आपके जो अपडेटेड पेपर है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। उसके साथ साथ मैं आपको वो सभी क्वेश्चन दिखाऊंगा जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आते हैं। और मैं यहाँ पे एक मॉडल पेपर जो मैं आपको पूरा प्रोवाइड कर रहा हूँ, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे कुछ दिया गया उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, जो आपके पेपर का समय रहेगा पेपर देने का वो कितने घंटे का रहेगा? 3 घंटे का रहेगा। और पूर्णांक तो आपको पता है कि 70 नंबर का रहेगा। लेकिन यहाँ पे डिवाइड किया गया 20 + 50, 20 इसलिए दिया गया है क्योंकि इस पेपर में हम लोग को 20 नंबर के बहुविकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। और इन प्रश्नों के जवाब न तो हमें लिख के देने हैं, बस हमें क्या करना है, ओनली ट्रिक लगाना है एमसीक्यू के रूप में। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे बोलते हैं। और 50 नंबर के आपको राइटिंग करके देने हैं। ठीक है, और यहाँ पे नोट्स में दिया है कि प्रश्न पत्र 2 खंड अ एवं ब। प्रश्न पत्र में 2 खंड है, अ और ब। खंड अ में बहुविकल्पिक प्रश्न और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए। मैंने बोला आपको बहुविकल्पिक प्रश्न जिसे एमसीक्यू, और वर्णनात्मक प्रश्न मतलब कि जो आपको राइटिंग करने वाला प्रश्न है। अब यहाँ पे दिया गया है कि प्रत्येक खंड 3 उप उपखंड में विभाजित है। जो प्रत्येक खंड है ना, वो 3 उपखंड में विभाजित है। क्यों 3 उपखंड में विभाजित है? क्योंकि हम लोग को साइंस में हम लोग को 3 सब्जेक्ट पढ़ने रहता है। ये तो बायोलॉजी, फिजिक्स और उसके साथ केमिस्ट्री, तो 3 सब्जेक्ट हो गए साइंस में। साइंस में 3 चीजों को पढ़ना रहता है, इसीलिए क, ख और ग में विभाजित है। देखिए यहाँ पे दिया गया कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को ओएमआर सीट पर तथा वर्णनात्मक प्रश्नों को अपने अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको हमको ओएमआर सीट पे भरना है। शायद अर्धवार्षिक परीक्षा में ओएमआर सीट आपको स्कूल में न मिले तो आप राइटिंग करके भी उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन जब भी आप मेन एग्जाम देंगे बोर्ड का, उसमें आपको ओएमआर सीट मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग खंड अ में किसका। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न को उपखंड क देख लेते हैं, मतलब फिजिक्स का पोर्शन। बहुविकल्पीय में इसमें फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बताऊं कि दर्पण के बीच जो फोकस दूरी होती है, अर्थात एफ बराबर क्या होता है, आर का आधा, ये हम लोग का संबंध है। फोकस दूरी बराबर त्रिज्या की आधा होती है, ये हम लोग का संबंध है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एफ बराबर आर का आधा। अब इसको हम लोग ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, यदि हम आर बराबर निकालें तो आर बराबर, तो इधर 2 का गुणा हो जाएगा तो 2f। अब इसमें देखिए यदि ये नहीं मिल रहा तो ये मिलेगा, आर बराबर 2f। यहाँ पे दिया गया आर बराबर 2f। ऑप्शन नंबर सी इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? कौन सा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। जब व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देखिए, दूर दृष्टि दोष जब व्यक्ति को हो जाता है तो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। यदि रेटिना के आगे बनता है तो निकट दृष्टि दोष, लेकिन रेटिना के पीछे बनता है तो दूर दृष्टि दोष। और इसके निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आप लोग याद रखिए, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के साथ दो क्वेश्चन भी डिस्कस करते जा रहा हूँ। यहाँ पे दिए गए नेक्स्ट वाला और थर्ड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि स्वास्थ्य आंखों के लिए अस्पष्टतम दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसकी वो न्यूनतम कितने दूरी तक देख सकता है? तो 25 सेंटीमीटर तक वो देख सकता है। 25 सेंटीमीटर के पास यदि कोई वस्तु आ जाए तो देखने में उसे परेशानी होगी, अर्थात तो वस्तु धुंधला दिखाई देने लगती है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि विभवांतर का मापक यंत्र है। तो विभवांतर किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। यदि विद्युत का रहता है तो ओम मीटर से मापा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। क्या होता है? 746 वाट। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया कि कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। कांच का अपवर्तनांक अधिक कब होता है? बैगनी रंग के लिए, लाल रंग के लिए, हरे रंग के लिए, पीले रंग के लिए। तो कांच का अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए अधिक होता है। उसी तरह नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। देखो, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? तो आभासी उल्टा और छोटा होता है, आभासी सीधा और छोटा होता है, आभासी उल्टा और बड़ा होता है, आभासी
सीधा और बड़ा होता है। तो अवतल लेंस द्वारा हम लोग को पता है कि वस्तु का प्रतिबिंब छोटा भी बनता है, और लास्ट वाले स्टेज में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा तो बनता है लेकिन उसके साथ साथ सीधा भी बनता है। तो यहाँ पे आभासी, सीधा और छोटा वस्तु का प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह देखिए उपखंड क को हमने सॉल्व कर लिया है, और उपखंड ख अर्थात केमिस्ट्री का पोर्शन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए केमिस्ट्री के पोर्शन में बेकिंग सोडा को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। जब भी हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो उसमें कौन सी गैस निकलती है, तो CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। देखिए कभी भी क्षारक के साथ यदि हल्दी मिलाया जाता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वो अपरिवर्तित रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि तांबे का अयस्क है। तांबे का इसमें कौन सा अयस्क है, तो मेलेकाइट है। कौन सा है, मेलेकाइट है। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच मान। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो खट्टा होता है, तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। तो सल्फ्यूरिक भी क्या है, एक अम्ल है। H2SO4 भी क्या है, एक अम्ल है, तो इसका पीएच मान 7 से कम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है। इसमें से कौन सा तत्व धातु है। देखिए अब फास्फोरस धातु तो नहीं है, हीलियम धातु नहीं है, सल्फर धातु नहीं है, तो धातु कौन सा है, लिथियम क्या है, एक धातु है। लिथियम क्या है, एक धातु है। और यहाँ पे दिएगा कि नियान है। नियान कैसी है, क्षार धातु है, उपधातु है, अक्रिय गैस है, संक्रमण। तो नियान को हम लोग देखेंगे तो ये 18वें वाले वर्ग में रहता है। तो 18वां वाला कैसा होता है, वो कैसा होता है, उसमें जो पाए जाते हैं तत्व वो कैसे होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं। ठीक है, 18वें उपवर्ग में अर्थात 18वें समूह में रखे जाते हैं, वो कैसे होते हैं, अक्रिय गैस होता है। यहाँ पे नेक्स्ट और उपखंड ग देखते हैं अर्थात बायोलॉजी वाला पोर्शन। इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया अर्थात क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। तो पुरुष में क्या पाया जाता है, एक्स पाया जाता है कि एक्स वाई पाया जाता है कि एक्स पाया जाता है। देखिए पुरुष में दोनों पाया जाता है, एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है कि परागकोश में क्या होता है। देखिए परागकोश कैसी होती है कि अंडा में संरचना होती है, ऐसे ऐसे क्या होती है, अंडा में संरचना होती है, ऐसे परागकोश अंडा में संरचना होती है। इसमें क्या होते हैं पूछ रहा है। तो परागकोश में क्या पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। निषेचन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क जो होता है किससे संबंधित है, पोषण से, परिवहन से, श्वसन से या उत्सर्जन से। तो वृक्क जो है किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, मूत्र निर्माण के लिए ब्रेक यूज में होता आता है। अब देखो मनुष्य के हृदय में कोष्ठों अर्थात कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। मनुष्य के हृदय में कितनी कोष्ठों की संख्या होती है, 4 होती है। जिसे अलिंद और नीले में विभाजित करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि केवल जल में घुलनशील होता है। तो विटामिन सी जो होता है जल में घुल जाता है। क्या होता है, विटामिन सी जल में घुल जाता है। अब यकृत स्रावित करता है। यकृत से कौन सा चीज स्रावित होता है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि तो यकृत से पित्रस स्रावित होता है। यकृत में पाया जाता है पिता से, और पिता से स्रावित होता है पित्रस। बस यहाँ पे दिया गया कि प्रचलित रूप से उष्मागृह कहलाता है। तो हम लोग का माइक्रोकांडिया जो होती है, कोशिका में पाया जाने वाला माइक्रोकांडिया, वो क्या होती है, उष्मागृह कहलाती है। अब चलिए देख लेते हैं कुछ अब खंड ब के वर्णनात्मक प्रश्नों को। इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपको बता दे रहा हूँ। इन सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिए, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा में 100% की गारंटी देता हूँ कि ऐसा ही आएंगे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया गया कि फर्स्ट में दिया गया कि लघुत्तरी प्रश्न में। देखिए इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें नहीं, सोशल साइंस में 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो 4 नंबर के और एक 6 नंबर के। तो इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, चित्र आरेख द्वारा समझाइए। 4 नंबर के पूछे जाएंगे। उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है उसको चित्र आरेख द्वारा बस हमको समझाना है। और यहाँ पे दिया गया कि दूरदृष्टि दोष क्या है कि इसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है, अस्पष्टता किरण से समझाइए। दूरदृष्टि दोष को किस प्रकार दूर किया जाता है, तो मैंने अभी बताया कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो बस आपको दूरदृष्टि दोष के कारण बताने, उसके चित्र बना के वर्णन कर देने हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 दिया कि प्रतिरोध से क्या तात्पर्य। प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, और किसी भी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है कि
20 ओम, 24 ओम, 30 ओम के प्रतिरोध वाले 3 तार श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जुड़े, प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग को बस ये न्यूमेरिकल है, इसमें हम लोग को श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और समांतर क्रम में जुड़े, इसके रूल के हिसाब से बस इसका मान लेके देना है। क्वेश्चन नंबर 6 एकदम आसान क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एकदम आसान क्वेश्चन है, 6 नंबर वैसे ही आपको मिल जाएंगे। आपको उपखंड ख में देखते हैं कि केमिस्ट्री के पोर्शन में से पूछा गया कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब यहाँ पे दिए क्वेश्चन नंबर 6 कि एक उदाहरण देते हुए संचालन की व्याख्या कीजिए। संचालन क्या होता है उसकी उदाहरण देते हुए उसकी व्याख्या करना है हम लोग को। और दीर्घ उत्तरी प्रश्न में दिया गया है कि अयस्कों का सांद्रण क्यों आवश्यक है। अयस्क सांद्रण के फेन प्लवन विधि का संचित्र वर्णन कीजिए। देखिए फेन प्लवन विधि होती है, उसी का संचित्र क्या करना है, वर्णन करना है। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं इन सभी पेपर के जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इन सबका सॉल्व भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, यदि कमेंट करेंगे तो। आप उसी तरह क्वेश्चन नंबर, यदि आपको ये नहीं आ रहा अथवा करके ये दिया, इसको भी लिख सकते हैं कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अणु सूत्र बनाने की विधि तथा 2 रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखिए। देखिए बेकिंग पाउडर को आप बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, धामन सोडा होता है, इन सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी तरह नेक्स्ट बायोलॉजी का पोर्शन देखिए, सीरा और धमनी में अंतर। देखिए 4 नंबर तो वैसे लेके जाइए, सीरा और धमनी में अंतर तो आपको वैसे याद है। और स्वपोषी तथा विषमपोषी में अंतर 4 नंबर ये भी लेके जाइए, क्योंकि स्वपोषी और विषमपोषी में आपको अंतर स्पष्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखिए जनसंख्या वृद्धि के 4 कारण बताइए। यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी हो रहा है, आदमी को सही से वर्क नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण और ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है, तो जनसंख्या वृद्धि के 4 कारण लिख दीजिए बस। और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर दीर्घ उत्तरी प्रश्न में 11th दिया गया है कि नेफ्रॉन की संरचना तथा कार्य विधि को, क्रिया विधि को वर्णन कीजिए। नेफ्रॉन की संरचना को वर्णन करना है। और यहाँ पे मेंडल की वंशागति के नियम का वर्णन कीजिए। जो मेंडल है उनके वंशागति के नियम का क्या करना है, वर्णन करना है। ये था कक्षा 10 के अर्धवार्षिक परीक्षा विज्ञान का मॉडल पेपर, जिनमें आपको मैंने सभी जानकारी को प्रोवाइड किया कि आपको किन किन चीजों को याद करके जाना है, किन किन चीजों को ध्यान रखना है, तथा नोट्स में जो भी पेपर में दिए रहे हैं उनको आपको ध्यान से क्रमबद्ध पढ़ने हैं, तथा पेपर किन पार्टों में डिवाइड था, कौन से प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, कितने प्रश्न क्या बोलते हैं कि वर्णनात्मक होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आज का पूरा वीडियो और पूरा मॉडल पेपर आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।